घासीराम पंडित और बुलाकी रामनाई की कहानी। पहले के समय में एक प्रथा थी। जब किसी व्यक्ति की लड़की की शादी के लिए घर देखना होता तो लड़की के पिता पंडित और नाई को ही लड़की के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेजते थे। कोई भी कार्य होता पंडित और नाई दोनों साथ साथ रहते थे। एक समय घासीराम पंडित ने बुलाकी रामनाई से कहा, कार्तिक का महीना आ गया है, चलो बुलाकी राम गंगा स्नान करने चलते हैं। बुलाकी रामनाई का कुछ दिन पहले ही गौना हुआ था। पहले के समय यह प्रथा थी। विवाह के 1 वर्ष के बाद गौना होता था। बुलाकी राम की नई नवेली दुल्हन घर आई थी। बुलाकी राम का मन घासीराम पंडित के साथ जाने का नहीं था और घासीराम पंडित से मना भी नहीं कर सकते थे। बुलाकी राम बहुत दुविधा में थे, क्या करें। बुलाकी रामनाई के मन में एक विचार आया। बुलाकी रामनाई ने कहा, देखो पंडित जी, रास्ते में यदि मैं कोई विचित्र बात देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने समाधान नहीं किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस घर लौट आऊंगा। घासीराम पंडित ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बुलाकी राम, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा। यदि मैं आपकी शंका समाधान नहीं कर पाऊं तो आप वापस आ जाना। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों के गुजर बसर का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान, धन आदि लेकर गंगा स्नान करने निकल पड़े। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम के समय एक नगर के पास पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा देखकर वहीं पर रात्रि गुजारने के लिए रुक गए। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी ही छाया में आराम करने लगे। कुछ देर बाद घासीराम पंडित ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्होंने बुलाकी रामनाई से कहा, यह पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हाँ, ध्यान रहे घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता। बुलाकी राम पैसे लेकर बाजार के लिए चले गए। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि सारी सामग्री खरीद ली और बाजार में अचानक एक विचित्र दृश्य देखा। बाजार में एक खाली पड़ी दुकान के सामने एक बांस के ऊपर भेड़ा टंगा है। कभी वह भेड़ा हंसता है और कभी वह भेड़ा रोता था। यह अजीब दृश्य देखकर बुलाकी राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुलाकी रामनाई ने सोचा, इस दृश्य के बारे में पंडित जी से पूछूंगा और पंडित जी इस दृश्य के बारे में नहीं बता पाए तो मैं शर्त के अनुसार यहीं से वापस अपनी पत्नी के पास लौट जाऊंगा। बुलाकी राम बहुत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए बगीचे में पंडित जी के सामने सारा सामान रखते हुए बोले, पंडित जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक विचित्र दृश्य देखा। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका रहस्य खोलकर मेरी उत्सुकता शांत करें। यह कहकर बुलाकी राम ने बाजार में जो कुछ देखा था वह सब वृतांत घासीराम पंडित जी को बताया। बुलाकी रामनाई के मुंह से यह सब जानकर पंडित जी ने कहा,
बुलाकी राम, इतना व्याकुल मत बनो, मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में जरूर बताऊंगा। पर अभी नहीं, पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे। फिर रात को सोने से पहले मैं बाजार में देखे हुए दृश्य के बारे में बताऊंगा। अनम्य भाव से बुलाकी राम ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। फिर बुलाकी राम भोजन की तैयारी में व्यस्त हो गए। भोजन खाने के बाद जब पंडित जी अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाकी राम ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। घासी राम, पंडित जी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाकी राम नाई से कहा। हाँ तो बुलाकी राम, ध्यानपूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहना, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकार देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर सो जाऊंगा। बुलाकी राम नाई बोले, अब आप कहना तो शुरू कीजिए। यह कहकर बुलाकी राम नाई ने घासी राम पंडित के पांव दबाने शुरू कर दिए। पंडित जी ने कहानी कहना प्रारंभ किया। उज्जैन नगरी में राजा वीर विक्रमादित्य राज्य क्या करते थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। राजा वीर विक्रमादित्य को बाह्य विधाओं के बारे में ज्ञान था। उन्हीं के राज्य में एक नटनी थी, उसे नटनी को 2 विद्या के बारे में ज्ञान था। विद्या के प्रयोग से अपने शरीर से आत्मा को निकालकर मरे हुए किसी भी इंसान, जीवन जंतु, पशु पक्षी के शरीर में प्रवेश कर लेना और मरे हुए दूसरे के शरीर से आत्मा को वापस अपने शरीर में प्रवेश कर लेना। इस विद्या को नटनी जानती थी। राजा विक्रमादित्य इस विद्या के बारे में नहीं जानते थे। राजा उस नटनी की विद्या सीखने के लिए उसके पास गए। वह राजा को विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, राजन, मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने कहा, बताओ तुम्हारी वह 2 शर्तें कौन सी है। उसने कहा, राजन, आप इस ज्ञान के बारे में किसी को भी मत बताना। दूसरी, आप इस विद्या को सीखने अकेले और रात्रि में ही आना। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। राजा जब ज्ञान सीखने के लिए उस नटनी के पास रात्रि में जाने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने साथ नाई को ले चले और इसे ग्राम के बाहर दूर खड़ा कर दूंगा और मैं वहां से अकेली ही विद्या सीखने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन नाई बहुत ही चतुर था। जैसे ही राजा दरवाजे से घर में प्रवेश किया करते और नाई घर के पीछे दीवार के पास से विद्या सीखने लगा। नटनी जब राजा से पूछाती कि आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, राजा झूठ बोल दिया करते कि मैं अकेला ही आया हूँ। राजा से पहले ही नाई ने विद्या को सीख लिया था। कुछ दिनों के बाद जब राजा भी विद्या को सीख गए, उसके बाद एक दिन नाई ने राजा से कहा, राजन, आपने जिस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, आप उस विद्या का प्रयोग करके देख लो। कहीं पर एक मरा हुआ तोता पड़ा था। राजा ने विद्या के बल पर अपने शरीर से आत्मा निकालकर तोता के शरीर में प्रवेश कर दी। उधर नाई ने विद्या के प्रयोग से अपने शरीर से आत्मा निकलकर राजा के शरीर में प्रवेश कर दी और नाई ने तलवार से अपने शरीर का सिर धड़ से अलग कर दिया।
अब नाई की आत्मा राजा वीर विक्रमादित्य के शरीर में थी, और राजा वीर विक्रमादित्य की आत्मा एक तोते के शरीर में थी। नाई ने जैसी ही उसे तोते को मारने के लिए तलवार उठाई, वह तोता वहां से उड़कर एक जंगल की तरफ चला गया। उधर विक्रमादित्य बना नाई दरबार में आया और वहां से सीधा राजमहल में गया। राजमहल के दरवाजे राजा विक्रमादित्य अपने विद्या से खोला करते थे, और नकली विक्रमादित्य को इसके बारे में मालूम नहीं था। वह दरवाजे पर गया और रानी के लिए आवाज दी। तो रानी ने कहा कि महाराज, आप सत्य के दरवाजे खोलकर अंदर आते हैं, वैसे ही आप अंदर आ जाएं। लेकिन नकली विक्रमादित्य को सत्य का दरवाजा खोलने के रहस्य के बारे में नहीं मालूम था, और नकली विक्रमादित्य हैरान होकर पुनः दरबार में आ गए। शरीर राजा विक्रमादित्य का था और अंदर आत्मा नाई की थी, इसलिए शरीर को देखकर सभी दरबार के लोग उन्हें महाराज मानते थे। लेकिन यह सभी जान गए थे कि यह नकली महाराज हैं, हमारे असली महाराज नहीं है। नकली विक्रमादित्य बने हुए नाई ने अपने नगर में ऐलान कर दिया, जो व्यक्ति तोते को पकड़ कर लाएगा उसको मैं एक तोती की कीमत 100 रुपए दूंगा। और इस प्रकार से नगर की अनेक व्यक्ति प्रतिदिन सैकड़ों तोते पकड़ कर लाते, और नकली विक्रमादित्य उन सभी तोतों को मौत के घाट उतार दिया करता। जिस तोते के शरीर में राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने प्रवेश किया था, वह तोता उड़ते उड़ते काफी दूर एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत से तोतों का झुंड रहता था। तोता वहीं पर पहुंचकर आवाज लगाने लगा। पेड़ पर बैठे तोते ने कहा, कौन पापी पाखंडी इतनी रात को परेशान करने आ गया? विक्रमादित्य ने कहा, हम मुसीबत के मारे हैं, हमें रात्रि गुजारने का स्थान दे दो। पेड़ पर बैठे तोते ने कहा, इस वृक्ष के ऊपर जो भी डाली तुम्हें खाली मिल जाए, उसी के ऊपर रात्रि व्यतीत कर लो। वृक्ष के ऊपर जो डाली सबसे ऊपर में थी, उस डाली पर विक्रमादित्य बने तोतों ने अपना निवास स्थान बना लिया, और उसी डाली पर सभी तोतों के साथ प्रतिदिन रहने लगे। एक दिन एक बहेलिया तोतों की तलाश में घूमते घूमते इस वृक्ष के नीचे पहुंच गया, और उसने देखा वहां पर तोतों के पंख जमीन पर पड़े हैं, और वह बहेलिया समझ गया कि इस वृक्ष के ऊपर तोतों का एक झुंड रहता है, और उसने अपना जाल उसी वृक्ष के ऊपर लगा दिया और अपने घर वापस आ गया। शाम के समय जब सभी तोते उसी पेड़ पर बैठने के लिए आए, तो तोता बने विक्रमादित्य राजा ने कहा कि देखो भाई, आज इस वृक्ष पर मत बैठो। आज इस वृक्ष के ऊपर हमें खतरा नजर आता है। सभी तोते कहने लगे कि हमारे दादा पर दादा इसी वृक्ष पर रहते चले आ रहे हैं, और कभी किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। इसे 2 दिन हुए नहीं और खतरा नजर आ रहा है। इतना कहते हुए सभी तोते उसी पेड़ पर जैसे ही बैठते ही सभी शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। उसके बाद सभी तोतों को बहुत पश्चाताप हुआ। विक्रमादित्य ने कहा, देखो भाई, सुबह शिकारी आएगा और हम सभी अपनी गर्दनी झुका लेना। हम सभी 101 तोते हैं। शिकारी हमें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर जमीन पर फेंके देगा। शिकारी जैसे ही हमें जमीन पर फेंकेगा,
तो जमीन पर गिरने की आवाज होगी। जैसे ही 101 धमाके हो जाए, हम सभी उड़ जाएंगे। सुबह जैसी ही शिकारी उस वृक्ष के पास आया, शिकारी को देखते ही सारे तोतों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका ली। शिकारी ने सोचा यह सभी तोते मर चुके हैं। शिकारी पेड़ पर चढ़ गया और एक एक तोते को जाल से निकालकर जमीन पर गिरने लगा। जैसे ही 100 धमाके हुए, उसके बाद जिस डाली पर राजा विक्रमादित्य बैठे थे, वह डाली थोड़ी ऊंची थी। शिकारी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। इतने में शिकारी की कमर में छुरी लगी थी। वह छुरी जमीन पर गिर गई और 101 धमाके पूरे हो गए। उसके बाद सारे तोते वहां से उड़ गए। देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह सबसे ऊपर बैठा है, यह सभी तोतों का सरदार है, और इसे मैं अपने घर ले जाकर इसका मीट बनाकर खाऊंगा, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा। उसके बाद वहां शिकारी उस तोता को साथ लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी घरवाली से बोला कि देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम तब तक इसका मीट बनाकर तैयार करो। शिकारी की पत्नी बर्तन साफ कर रही थी। उसने कहा इस तोते को आप एक टोकरी के अंदर रख दो, मैं बर्तन साफ करके उसको मारकर मांस तैयार करूंगी। इतना कहकर शिकारी बाजार चला गया। शिकारी की पत्नी जैसी ही बर्तन साफ करके निवृत्ति हुई, उसके बाद चाकू लेकर तोते को काटने के लिए तैयार हुई। तो तोते ने कहा देखो तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है, उससे अधिक पैसे दिलवा दूंगा। तो शिकारी की पत्नी ने कहा फिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। और शिकारी की पत्नी ने तोते को फिर उसी टोकरी के नीचे तोते को बंद कर दिया। कुछ देर के बाद शिकारी बाजार से आया। उसने देखा तो तोता उसी टोकरी के अंदर बंद है। तो वह अपनी पत्नी से क्रोध करने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा देखो यह तोता बोल रहा है, और इसने कहा था कि मैं आपको उससे भी अधिक धन दिलवा दूंगा। शिकारी ने उस तोते से पूछा तो तोते ने कहा मुझे आप एक पिंजरे में बंद करो और बाजार में लेकर चलो, जब कोई मेरा मूल्य पूछे तो आप कह देना कि तोते का मूल्य तोता जाने। उसके बाद शिकारी ने वही किया। तोते को एक पिंजरे के अंदर बंद कर बाजार में पहुंच गया। जो भी व्यक्ति उस तोते को देखता था, तोते का मूल्य पूछता, शिकारी कह देता तोते का मूल्य तोता जाने। लोग पूछते बोल तोते तेरा क्या मूल्य है। तोता कह देता मेरा मूल्य 1000 टका। इस प्रकार से उसे शाम हो गई। उस तोते को किसी ने नहीं खरीदा। शिकारी उस तोते को वापस लेकर आ रहा था। उसी बाजार में एक तंबोली की दुकान थी। तंबोली की एक ही लड़की थी। लड़की उसी पान की दुकान को चलाया करती थी। तंबोली की बेटी ने जैसी ही उस तोते को देखा तो उसने कहा तोते वाले इस तोते की क्या कीमत है। शिकारी ने कहा तोते का मूल्य तोता ही जाने। तंबोली की बेटी ने कहा बोल तोते तेरा क्या मूल्य है। तोते ने कहा मेरा मूल्य 1000 टका है। उसके बाद तंबोली की बेटी ने 1000 टका शिकारी को दे दिए और उसने पिंजरे को अपनी दुकान पर टांग लिया। वह प्रतिदिन तोते से ही पूछकर सारा कार्य करती थी, और तोता जो भी तंबोली की बेटी को बताता था, उससे तंबोली की बेटी की उन्नति होने लगी।
उधर एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी पर सवार होकर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे मल त्याग की इच्छा हुई। उसने बैलगाड़ी को एक बगीचे में खड़ा कर दिया और तालाब के पास में मल त्याग करने गया। उसी समय वहां पर एक प्रेत उसी व्यक्ति का रूप बनाकर बैलगाड़ी के पास आकर बैलगाड़ी पर बैठकर बैलगाड़ी को हाँकने लगा। व्यक्ति ने देखा कि मेरे ही रूप का दूसरा व्यक्ति मेरी पत्नी को बैलगाड़ी समेत लेकर जा रहा है। तो वह व्यक्ति दौड़ता हुआ बैलगाड़ी के पास आया और उस प्रेत से बोला, देखो भाई, यह बैलगाड़ी और पत्नी मेरी है। आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? प्रेत बोला कि पत्नी और बैलगाड़ी मेरी है। नई दुल्हन थी, दोनों की सूरत एक जैसी थी। वह पहचान नहीं पा रही थी कि मेरा पति कौन सा है। दोनों ने कहा, चलो राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में चलते हैं, वहीं पर फैसला होगा। दोनों व्यक्ति नकली विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। वहां पर उन दोनों का फैसला नहीं कर पाए। उसके बाद वह व्यक्ति राजा वीर विक्रमादित्य को गाली देते हुए जा रहा था। तभी रानी ने उसे गाली देते हुए सुन लिया और अपनी दासी से उसे अपने पास बुलाया। उससे पूछा, उसने सारा वृत्तांत बताया। रानी ने उससे कहा, यह नकली विक्रमादित्य है, असली राजा नहीं है। यदि तुम्हारा फैसला कहीं पर हो जाए तो आप हमें आकर अवश्य बताना। उसके बाद प्रेत और वह व्यक्ति दोनों उसी तमोली की दुकान के सामने से गुजरने वाले थे। राजा की नजर उसी बैलगाड़ी पर पड़ी। राजा सारी बात समझ गए। उन्होंने तमोली की बेटी से कहा, देखो, यह दो व्यक्ति आ रहे हैं, इन्हें रोक लेना। जैसे ही बैलगाड़ी तमोली की बेटी की दुकान के सामने पहुंची तो तमोली की बेटी ने बैलगाड़ी को रोक लिया और उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? जो पैदल चल रहा था उसने कहा, देखो, यह कोई बहरूपिया है, इसने मेरी शकल धारण कर रखी है और मेरी पत्नी मेरी बैलगाड़ी को लेकर जा रहा है। प्रेत बोला, नहीं, यह बैलगाड़ी और यह पत्नी मेरी है। तोता ने तमोली की बेटी से कहा, देखो, एक मिट्टी का करबा मंगवाओ जिसमें 7 टोंटी हो। तोते ने कहा, जो इस करबा के मुख में 7 बार घुसकर इन 7 टोटियों से बाहर निकल जाएगा, पत्नी उसी की है। वह व्यक्ति सोचने लगा, मैं इसमें कैसे निकल पाऊंगा? लेकिन प्रेत तैयार हो गया। जैसे ही प्रेत करबा के मुख से घुसकर टोंटी से बाहर निकलता था तो राजा उस टोटी में लकड़ी लगवाकर बंद कर देते। इस प्रकार से वह प्रेत 6 बार करबा में होकर निकल गया। जैसे ही 7वें का नंबर आया, प्रेत करबा के मुख में घुसा। बाहर निकलने से पहले ही तोते ने उसको बंद करवा दिया, ऊपर से एक ढक्कन लगाकर उसे। बैलगाड़ी वाले व्यक्ति से कहा, लो, आप इसे एक तालाब के अंदर जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देना और आप अपनी पत्नी को लेकर घर जाओ। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, समझ गया इस तोते के अंदर ही राजा विक्रमादित्य है। उसने पुनः वापस आकर रानी को सारा वृत्तांत बताया। रानी समझ गई, राजा अभी तोते के रूप में जीवित है। इधर तमोली के पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। उसने तोते से पूछा कि तोते, हमें अपनी बेटी का विवाह किस जगह करना चाहिए? तोते ने कहा, आप उज्जैन नगरी में राजा वीर विक्रमादित्य के पास चले जाए।
वह शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तमोली बोला, वह राजा है, हम एक साधारण तमोली, वह हमारी पुत्री से विवाह कैसे करेंगे। लेकिन तोते ने कहा, आप चाहे वह मना नहीं करेंगे, क्योंकि वह नकली नाई दरबार में रहकर और अपने सैनिकों से भोजन बनवाकर खाता था। बहुत ही परेशान था नाई राजा की शक्ल में, इसलिए अपने घर पर भी नहीं जा पा रहा था, उधर रानी के पास भी नहीं जा पा रहा था। जैसे ही तमोली के पिता नकली राजा के पास पहुंचे तो वह शादी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। शुभ मुहूर्त के अनुसार बारात उज्जैन नगरी से तमोली के घर की ओर चल दी और बारात आने से पहले ही तोते ने तमोली की बेटी से कहा था, देखो आप एक मरे हुए भेड़े को मंगवा लेना। तमोली की बेटी ने कहे अनुसार वैसा ही किया और शाम के समय जैसे ही बारात नगर में आ गई थी तो तोते ने कहा, देखो बेटी, आज आप हमें पिंजरे से आजाद कर दो। और जैसे ही राजा शादी करने के लिए आए तो आप उनसे कहना कि यदि आप असली महाराज हैं तो मैंने इस भेड़े को बचपन से पाला था और आज इसकी मृत्यु हो गई है और आप इसे पुनः जीवित करके दिखा दे। तोते के द्वारा कही हुई बातें। जैसे ही संध्या के समय भोजन करने के बाद राजा तमोली की बेटी से विवाह करने के लिए उसके घर आए तो तमोली की बेटी ने कहा, देखो राजन, हमने इस भेड़े को बचपन से पाला था, आज ही अचानक इसकी मृत्यु हो गई है और आप इसे एक बार जीवित करके दिखा दे। नकली विक्रमादित्य ने अपनी विद्या के बल पर अपने शरीर से आत्मा को निकालकर भेड़े के अंदर प्रवेश किया और उधर तोते के अंदर जो असली विक्रमादित्य थे उन्होंने उसे तोते के अंदर से निकलकर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर लिया और उस तोते की गर्दन काट दी। उसके बाद तलवार उठाकर उस भेड़े के पास पहुंचे और बोले, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उसके बाद राजा ने उस तमोली की बेटी से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात उसे भेड़े को उसी दुकान के सामने एक बांस में उल्टा करके टांग दिया था और राजा विक्रमादित्य तमोली की बेटी को लेकर अपने नगर उज्जैन नगरी में आ गए थे। उसके बाद उसी सत्य के दरवाजे को खोलकर अपनी रानी के पास गए थे। तब रानी और प्रजा को संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि आज हमारे असली राजा वीर विक्रमादित्य आ गए हैं। तो फिर बुलाकी राम आप उसी भेड़े को देखकर आए थे, इसलिए वह भेड़ा जब याद करता है कि मैं राजा वीर विक्रमादित्य बना था तब प्रसन्न होता है और जब उसे अपनी किए द्वारा फल के बारे में ज्ञात होता है तब वह रोता है। और इतना कहने के बाद घासी राम पंडित ने कहा, बुलाकी राम आपकी शंका का समाधान हो गया। बुलाकी राम ने कहा, पंडित जी मेरी शंका का समाधान हो गया। उसके बाद दोनों सो गए।